हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन आईआईटी जेईई। आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, हाइपरबोला। अभी तक हमने देखा था कि प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने इलिप्स के 2015 तक के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। बाकी के जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे, हम जितने भी जो मेन जो चैप्टर्स हैं उनको कंप्लीट करने के बाद रिमेनिंग जो PYQs रह गए हैं इन चैप्टर्स के, इलिप्स के, पैराबोला के, सर्कल के, स्ट्रेट लाइन के और बाकी चैप्टर्स के, वो भी हम कंप्लीट करेंगे। लेकिन अभी के लिए हमने स्टार्टिंग के 10 ईयर्स को कंप्लीट करने के बाद जो नए नए टॉपिक्स हैं उन सबको पहले हम जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। उसके बाद हम जितने भी जो हमारे टॉपिक्स हैं कवर हो जाएंगे। उसके बाद हम जितने भी बचे हुए PYQs रहेंगे सारे ही चैप्टर्स के, उनको भी कंप्लीट करेंगे। क्योंकि एडवांस का एग्जाम बहुत जल्दी से हमारे पास आ रहा है, तो हम चाहते हैं जितने हमारे मेजर टॉपिक्स हैं उनको हम अच्छे से कंप्लीट कर लें। तो आज हमारे पास हाइपरबोला का प्रॉब्लम जो है वो है 2022 का, क्योंकि 2023 एंड 24 के अंदर इसका प्रॉब्लम आया ही नहीं था। अब इस 2022 के अंदर ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर इन्होंने जो टेक्निक यूज करी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को करने के हमारे पास 2 से ज़्यादा मेथड हैं, जिनको कि अभी हम देखेंगे बिल्कुल डिटेल के अंदर। तो प्रॉब्लम को पढ़ लेते हैं। क्या बोल रखा है? कंसीडर द हाइपरबोला x² upon 100 minus y² upon 64 equals to 1 with foci at S and S1 where S lies on positive x-axis. Let P be a point on the hyperbola in the first quadrant. Let angle SPS1 equals to alpha and alpha is less than pi by 2. The straight line passing through this is actually a straight line. The straight line passing through the point S and having the same slope as that of a tangent at P to the hyperbola intersects the straight line S1P at P1. Let del be the, ये एक डेल का साइन बना रखा है, जिसे हम कभी कभी डेल्टा भी बोल देते हैं। तो let del be the distance of P from the line SP1 and beta equals to S1P. Then find the greatest integer less than or equal to for the expression beta into del into sin alpha by 2 upon 9। जब हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़ते हैं तो इसके अंदर अगेन आईआईटी ने अपने पुराने पैटर्न को दोहराया है कि बहुत सारे वेरिएबल्स को दे दिया है, बहुत सारे अननोन्स को दे दिया है, जिनको अगर बच्चा वन गो में अगर पढ़ता चला जाता है तो एक बार को उसे कंफ्यूजन फील होगा। लेकिन अगर आप बेसिक रफ फिगर को ड्रॉ कर लेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा आपको एक्सप्लेन फॉर्म में समझ में आता चला जाएगा। तो हमने क्या करा, सबसे पहले बेसिक रफ फिगर को बनाने से पहले अपनी XY एक्सिस को ड्रॉ कर लिया है। अब यहां पर क्योंकि हम देख पा रहे हैं जो हाइपरबोला हमें दे रखा है वो किस टाइप का सा है, x² upon a² minus y² upon b² equals to +1 मतलब 1। तो ये कैसी फॉर्म होती है जहां पर हमारे पास जो मेजर एक्सिस होती है इलिप्स की, जिस टाइप से हम सोचते हैं उसी तरीके से हाइपरबोला के अंदर होती है ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस। तो यहां पर इस पर्टिकुलर फॉर्म को हम देख के समझ पाते हैं कि यहां पर हमें ट्रांसवर्स एक्सिस के बारे में बोल रखा है। मतलब इलिप्स की जो मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस को हम एज्यूम करते हैं, उसी तरीके से इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस भी एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाएगी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंगली हमने इलिप्स को कुछ बना दिया, हाइपरबोला को हमने कुछ इस टाइप से बना दिया है। और यहां पर इसकी जो मेजर एक्सिस है, जिसको कि बेसिकली हम यहां पर हाइपरबोला के अकॉर्डिंगली ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं, वो क्या हो जाएगी? एक्स एक्सिस। अब यहां पर इन्होंने इसकी 2 फोकस के बारे में बता रखा है, एक तो कैपिटल S एंड एक दूसरी है S1। जहां पर इन्होंने S के लिए केवल बता रखा है कि S जो फोकस है दैट लाइज ऑन पॉजिटिव x एक्सिस। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, इसकी जो फोकस है उसको कहां मान लेते हैं? S को यहां पर, क्योंकि ये हमारे पास ओरिजिन पॉइंट हो गया है 0 0, इसको आपने कैपिटल O भी बोल दिया है, और ये हमारे पास हो गया है S पॉजिटिव फोकस। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाते हैं? AE, 0। इसी तरीके से ये हमारे पास S' भी हो जाएगा। ये कितना बोल रखा है? S1 सॉरी। तो ये S1 हमारे पास हो जाएगा -AE, 0। अब यहां पर ये जो A रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स एक्सिस का A। तो यहां से इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि A की वैल्यू तो आ रही है हमारे पास 10 एंड B की वैल्यू आ रही है हमारे पास यहां से 8। तो हम जानते हैं यहां पर रिलेशन हो जाएगा b² इक्वल्स टू a² टाइम्स e² माइनस 1, और यहां से ये हो जाएगा e की वैल्यू आ जाएगी √1 प्लस b² अपॉन a², जिसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? √164 अपॉन 10, और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास?
अंडर रूट ऑफ 41, क्योंकि 41 इंटू 4 कितना हो रहा है हमारे पास 164, और जो 4 जो अंडर रूट से बाहर आएगा 2 बन के वो 10 को डिवाइड कर देगा 5 टाइम्स, तो ये हमारे पास ई की वैल्यू आ गई है। तो अगर हम इसके कोऑर्डिनेट निकाल लें तो ये हमारे पास हो जाएंगे, देखो 10 के मल्टीप्लाई जब आप ई से करोगे तो बेसिकली हमें ये एस के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। तो 10 से जब आपने मल्टीप्लाई करा 5 2, तो ये हो जाएगा 2 रूट 41 कामा 0। इसी तरीके से हमारे पास इस S1 के कोऑर्डिनेट भी आ जाएंगे, जो कितने हो जाएंगे 2 रूट 41, लेकिन कैसा, माइनस का, क्योंकि ये कहाँ पर है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर। तो ये हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं, लेट पी बी अ पॉइंट ऑन द हाइपरबोला इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमने इस पॉइंट पी को कहीं पर एज्यूम कर लिया है, और क्या बोल रहे हैं, लेट एंगल एस पी S1, तो हमने इस S1 को P1 इस P से मीट कराते हुए यहां पर कहीं पर इसको ड्रॉ कर लिया है, और इस S को भी हमने मीट करा दिया है। इस तरीके से ये हमारे पास ये मीट कर गए हैं, और ये क्या बोल रहे हैं, ये जो एंगल है हमारे पास दैट इज कमिंग इक्वल टू अल्फा, और क्या बोल रखा है कि अल्फा इज लेस देन पाई बाय 2 है यहां पर। और आगे क्या बोल रखा है, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट S, the straight line passing through the point S and having the same slope as that of the tangent at P, मतलब ये क्या बोल रहे हैं, अगर इस हाइपरबोला पर इस पॉइंट P से अगर हम एक टेंजेंट को ड्रॉ कर देते हैं, तो लेट से वो कुछ टेंजेंट इस टाइप की सी होगी, तो इस टेंजेंट के स्लोप के अकॉर्डिंगली अगर हम यहां इस पॉइंट S से भी एक लाइन को ड्रॉ करें, किस तरीके से कि उसका स्लोप इस पॉइंट P पर ड्रॉ की गई टेंजेंट के स्लोप के बराबर हो, तो ये लाइन भी कुछ इस टाइप से ये हमारे पास ड्रॉ हो जाएगी। ये हमने रफ फिगर बनाई है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही हम इस लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये इस टाइप से ये लाइन ड्रॉ हो गई है। तो हम देख रहे हैं दोनों की दोनों लाइंस बेसिकली क्या हैं, पैरेलल हैं। इसके आगे क्या बोल रहे हैं, as that of the tangent at P to the hyperbola intersects the straight line S1P। देखो S1P ये एक लाइन है at P1, तो अगर इस लाइन को अगर हम आगे तक एक्सटेंड करते हैं तो हम देख रहे हैं कि ये जो लाइन है, इस लाइन को इस पर्टिकुलर S पॉइंट से ड्रॉ की गई, उस लाइन को जो कि जिसका कि जो स्लोप है वो इस लाइन के अकॉर्डिंगली है, जो कि P पॉइंट पर हमने टेंजेंट को ड्रॉ किया है। तो यहाँ पर जब ये दोनों के दोनों इंटरसेक्ट करते हैं तो इस पॉइंट को इन्होंने क्या बोल रखा है, P1। लेट ये डेल बी द डिस्टेंस ऑफ P, इस पॉइंट P से ये डेल की डिस्टेंस बोल रखी है फ्रॉम द लाइन SP1। अब SP1 क्या, SP1 ये एक लाइन है, मतलब ये क्या बोल रहे हैं, इस पॉइंट से अगर हमने यहां पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया है इस पर्टिकुलर लाइन SP1 पर अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, तो ये हमारे पास इस लेंथ को क्या बुला रहे हैं, डेल। तो हमने इस डेल लेंथ को ले लिया है। उसके अलावा क्या और बुला रखा है, S1P इज इक्वल टू बीटा। तो S1P इस लेंथ को इन्होंने कितना बता रखा है, बीटा। अब ये सारी की सारी क्वांटिटीज इन्होंने हमें बता रखी हैं। अब इसके बाद ये हमसे पूछ रहे हैं बीटा इंटू डेल इंटू साइन अल्फा बाय 2 अपॉन होल अपॉन में 9। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमें कैलकुलेट करके बताना है कि उसकी वैल्यू किस इंटीजर के इक्वल आ रही होगी। प्रॉब्लम देखने में सही में थोड़ी सी ट्रिकी लग रही है, लेकिन जब हम इसे सॉल्व करने के लिए बैठेंगे तो हम देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा ईजी तरीके से इन्होंने दी है। इसको करने के 2 से ज़्यादा तरीके हमारे पास जो हैं, सबसे पहले हम ईजी मेथड को देख लेते हैं, फिर और थोड़े ट्रिकी मेथड को देखेंगे, और फिर हम देखेंगे टफेस्ट मेथड को, जो कि हमारा कन्वेंशनल मेथड है। तो हम देखते हैं इसके अंदर क्या हो रहा है। यहां पर हम देखते हैं कि अगर इस पॉइंट P पर अगर हमने इस टेंजेंट को ड्रॉ किया है, तो हमारे पास ये एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी भी हाइपरबोला के ऊपर आपने किसी एक पॉइंट पर किसी टेंजेंट को अगर ड्रॉ किया है, तो उस टेंजेंट के ऊपर, इस टेंजेंट के ऊपर अगर इसकी फोकस से, दोनों की दोनों फोकस से अगर परपेंडिकुलर्स को अगर ड्रॉप किया जाएगा, तो उन परपेंडिकुलर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो इसकी जो ट्रांसवर्स एक्सिस के ऑपोजिट जो कॉन्जुगेट एक्सिस होती है उसके स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें, बेसिकली हम क्या कहना चाह रहे हैं,
अगर हमने अभी के लिए इस पॉइंट को ए मान लिया एंड इस पॉइंट को बी मान लिया, तो हम एक्चुअल में क्या कहना चाह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ हाइपरबोला, ये हो जाएगा हमारे पास S1A इंटू पी बी इक्वल्स टू, जो हमारे पास कॉन्जुगेट एक्सिस होता है तो सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस के स्क्वायर की इक्वल ये वैल्यू आती है। ये एक प्रॉपर्टी है हाइपरबोला के अंदर, और अगर ये प्रॉपर्टी आपको याद नहीं है तो भी हमारे पास इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक और मेथड है। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, इसको बोल देते हैं कि ये हमारा मेथड नंबर 1 है। तो इस मेथड नंबर 1 के अकॉर्डिंगली जब हमने हाइपरबोला के किसी एक पर्टिकुलर गिवन पॉइंट से जब हमने एक टेंजेंट को ड्रॉ किया, या अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट से भी अगर हम कोई एक टेंजेंट को ड्रॉ कर रहे हैं, तो उस टेंजेंट के ऊपर हाइपरबोला की दोनों फोकस से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं उस टेंजेंट के ऊपर, तो उन परपेंडिकुलर लेंथ्स की मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल आती है, बी स्क्वायर के लिए आती है, बी स्क्वायर के इक्वल आती है। ये बी स्क्वायर यहां पर ट्रांसवर्स एक्सिस के ऑपोजिट कॉन्जुगेट जो एक्सिस होता है उसके सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस के स्क्वायर के इक्वल होता है ये। तो यहां से बी स्क्वायर की वैल्यू तो हमें पता ही है, जो कि हम डायरेक्टली यहां पर पुट कर सकते हैं, वो कितनी आ रही है 64। तो यहां से बस हमें S1A एंड PB की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अगर हम ध्यान से देखें, हमने ये परपेंडिकुलर S1 से इस टेंजेंट के ऊपर जब ड्रॉ किया है तो ये लेंथ हमारे पास कितनी आ रही होगी वो ही बस हमें कैलकुलेट करना है। ये अगर परपेंडिकुलर लेंथ है तो हमें इस पर्टिकुलर एंगल को कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमें एक चीज और ध्यान रखनी होती है, ये भी एक प्रॉपर्टी है कि अगर हमने किसी एक पॉइंट P को हाइपरबोला के ऊपर एज्यूम किया है और इस तरीके से एज्यूम किया है कि हमने उस P पॉइंट को दोनों ही फोकस से मीट करा दिया है, PS1 से भी एंड PS से भी, तो यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर अगर हम किसी भी टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे तो ये भी प्रॉपर्टी बताती है कि ये जो हमारे पास एंगल जो डिवाइड हो रहा होगा इस टेंजेंट के थ्रू इन दोनों ही लाइनों के बीच में, वो एग्जैक्टली सेम हो रहा होगा। तो हम जानते हैं टोटल एंगल हमें बताया है SPS1 का अल्फा, तो ऑब्वियसली यहां पर ये जो हमारे पास ये जो टेंजेंट है ये बेसिकली इस एंगल SPS1 या S1PS को एंगल बाइसेक्टर की तरह वर्क कर रही होगी, और जैसे ही ये लाइन टेंजेंट एट P एंगल बाइसेक्टर की तरह वर्क करेगी तो ये एंगल अल्फा बाय 2 हो जाएगा, और ये जो रिमेनिंग एंगल है ये भी हमारा अल्फा बाय 2 हो जाएगा। अब बस हमें ध्यान रखना है कि जब हम इस ट्राइंगल S1AP की बात करेंगे तो ये जो हमारे पास एंगल हो गया अल्फा बाय 2, ये लेंथ हमें बता रखी है बीटा, तो हम ऑब्वियसली इस S1A को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास इस ट्रायंगल की मदद से कितना हो जाएगा, साइन अल्फा बाय 2 इक्वल्स टू इस लेंथ या परपेंडिकुलर आप इसे बुला सकते हैं S1A अपॉन इसका हाइपोटेनियस किसकी तरह वर्क कर रहा है, बीटा की तरह, तो ये बीटा लिख लिया। S1A की वैल्यू आ गई है आपके पास बीटा इंटू साइन अल्फा बाय 2। इस वैल्यू को जब आप यहां पर पुट कर देंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ रही है, बीटा इंटू साइन अल्फा बाय 2 इंटू, और PB की लेंथ तो इन्होंने अपने आप ही प्रॉब्लम के अंदर बता रखी है, जो कि कितनी है हमारे पास डेल, उस डेल को भी आपने लिख लिया, और ये कितने के इक्वल आ रही है आपके पास 64 के इक्वल। इसको अगर हम ध्यान से देखें, ये पर्टिकुलर LHS जो साइड है हमारे इस गिवन जो कैलकुलेशन वाला एक्सप्रेशन है उसके इक्वल तो आ रही है, लेकिन एक इसके अंदर टर्म जो है वो मिसिंग है, और वो टर्म कौन सी है हमारे पास 9। तो हम क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन को अपने वाले एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंगली बनाने के लिए पूरे ही एक्सप्रेशन में 9 से डिवाइड कर देते हैं। तो जब LHS में हमने डिवाइड करा तो हमें RHS में भी इस 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब हम क्या देखते हैं कि जब हमने अपने इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को बना लिया है तो हमें इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो हमने क्या करा, अब अपने इस एक्सप्रेशन को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर बिल्कुल वैसे ही रख लिया जैसा कि अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम हमसे बोला गया है। जैसे ही हमने इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में रखा तो यहाँ पर हम देख पाएंगे कि 64/9 को जैसे ही हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में रखा तो यहाँ पर 9 से जब हम 64 को डिवाइड करेंगे तो ये 7 पॉइंट समथिंग कोई हमें वैल्यू दे रहा होगा। तो क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर हम नियरेस्ट पॉसिबल इंटीजर वैल्यू को लेते हैं तो यहाँ से डायरेक्टली वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 7, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अब ये तो तरीका हुआ हमारे मेथड 1 का।
अगर हम बात करते हैं इसके सेकंड मेथड की, क्योंकि मान लीजिए आपको ये प्रॉपर्टी वहाँ पर अपने एग्जाम के अंदर याद नहीं आ पाई, तो आपको दूसरा मेथड भी पता होना चाहिए। तो हमने बात करी मेथड नंबर 2 की। हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो एक ट्राइंगल बन रहा है PS एंड S1, या आप ऐसा बोल सकते हो SP S1, इसके अंदर हमें ये एंगल तो पता ही है, टोटल एंगल कितना है अल्फा, और यहां पर ये लेंथ भी हमें पता है ये कितनी है बीटा, बस हमें ये PS लेंथ नहीं पता है। अगर किसी तरीके से हमें ये PS लेंथ भी पता लग जाए तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। हम देख पा रहे हैं कि ये जो लाइन थी, जो P पॉइंट के ऊपर हमने जो टेंजेंट को ड्रॉ किया था, ये इस टेंजेंट लाइन के बिल्कुल पैरेलली इस लाइन को हमने ड्रॉ किया था जो कि पॉइंट S से पास हो रही है। अगर ये दो लाइन आपस में पैरेलल थी और ये लाइन हम देख रहे हैं जो P से पास हो रही है और S से पास हो रही है, तो ये एक तरीके से ट्रांसवर्सल लाइन की तरह वर्क करेगी। तो अगर ये एंगल हमारे पास α/2 आ रहा था तो हम समझ पाएंगे ये एंगल भी हमारे पास कितना आ पाएगा, α/2। तो अगर हम ध्यान से देखें, अगर हमें इस PS लेंथ को कैलकुलेट करना होगा जो कि एक हाइपोटेनियस की तरह वर्क कर रही है, तो हम देख पाएंगे कि इस पर्टिकुलर ट्राइंगल के अंदर, जो ये छोटा सा ट्राइंगल है PSB के अंदर, यहां से हमारे पास sin α/2 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। sin α/2 अगर हम बोलते हैं, और अभी के लिए इस लेंथ को हमने PS बोल दिया है, तो हम बोल पाएंगे परपेंडिकुलर डेल अपॉन हाइपोटेनियस PS। तो यहां से हमारे पास इस PS की लेंथ आ जाएगी PS इक्वल टू डेल अपॉन साइन α/2। तो हमारे पास ये PS लेंथ भी कैलकुलेट होकर आ गई है। अब आप सोचेंगे कि आखिर इस PS लेंथ की क्या जरूरत है। हम देख रहे हैं इस ट्राइंगल PSS1 में हम लिख देंगे इसे, इन ट्राइंगल SPS1, अगर हम ट्रिग्नोमेट्री को याद करते हैं और उसमें भी अगर हम याद करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स को, तो उसमें हमें कोसाइन फार्मूलाज बताए जाते हैं। कोसाइन फार्मूलाज किसी एक पर्टिकुलर ट्राइंगल के अंदर जब लगाया जाता है तो वो कुछ इस तरीके से लगता है। यहाँ पर हमें केवल और केवल एक ही एंगल को गिवन कर रखा है, और वो एंगल कौन सा है हमारे पास, अल्फा। तो हमने अगर इस कॉस अल्फा की अगर बात करी तो हम देख पा रहे हैं ये कॉस अल्फा हमारे पास कितना हो जाएगा, दिस कॉस अल्फा इक्वल टू दिस का स्क्वायर, दिस साइड का स्क्वायर प्लस दिस साइड का स्क्वायर अपॉन, अगर हम ध्यान से देखें हमारे पास ये भी एक साइड हो जाएगी SS1 माइनस दिस साइड का स्क्वायर होल अपॉन ट्वाइस टाइम ऑफ दिस लेंथ इनटू दिस लेंथ। तो अगर हम इस ट्राइंगल के अंदर इस एंगल अल्फा के ऊपर कोसाइन फार्मूला लगा देते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉस अल्फा इक्वल टू बीटा स्क्वायर प्लस PS का स्क्वायर माइनस, अब अगर हम ध्यान से देखें ये S है हमारे पास, ये S1 है, और इन दोनों के बीच की जो लेंथ हो जाएगी हमारे पास वो कितनी हो जाएगी, ये 2√41। तो इतनी लेंथ है जो कि इस फोकस की इस ओरिजिन पॉइंट से है। टोटल लेंथ इसकी ट्वाइस टाइम हो जाएगी, मतलब 4√41 हो जाएगी। तो अभी के लिए हमने इसको लिखा SS1 होल अपॉन ट्वाइस टाइम ऑफ बीटा इंटू PS। तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर इस PS को तो अभी हमने कैलकुलेट करा है जो कि कितना है, डेल अपॉन साइन α/2, इसको भी अभी हम लिखेंगे। और यहाँ से SS1 की वैल्यू भी अभी आपने कैलकुलेट करी जो कि कितनी आ रही है, 4 टाइम्स ऑफ √41। तो इसकी अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ये हो जाएगा ट्वाइस टाइम ऑफ बीटा इंटू इस PS की वैल्यू को जब हमने लिखा तो ये कितना हो जाएगा, डेल अपॉन साइन α/2, और ऊपर हमारे पास ये कॉस अल्फा भी आ रहा है क्योंकि हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, इक्वल्स टू, ध्यान से देखेंगे हो जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस PS का स्क्वायर माइनस SS1 बेसिकली कितना हो रहा है, ये इसका भी स्क्वायर हो रहा था, तो 4 इंटू √41 का होल स्क्वायर। इतनी बात जब हमें समझ में आती है तो यहाँ पर अभी के लिए हम इस इक्वेशन को बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इस पर्टिकुलर ट्राइंगल के अंदर हमें हाइपरबोला की भी एक प्रॉपर्टी पता है, और वो क्या है, हम जानते हैं कि अगर हम हाइपरबोला की बेसिक डेफिनेशन में अगर जाते हैं तो हम जानते हैं अगर कोई भी एक रैंडम पॉइंट हाइपरबोला के ऊपर लिया जाता है तो उस रैंडम पॉइंट से दूर वाला जो हमारे पास फोकस होता है उसकी डिस्टेंस को अगर हम पास वाले फोकस की डिस्टेंस से माइनस कर देते हैं तो वो हमारे ट्रांसवर्स एक्सिस के ट्वाइस टाइम के बराबर आती है। तो हम देखते हैं वो कितना आ जाएगा हमारे पास।
इसको अगर हम लिखते हैं ये हो जाएगा हमारे पास PS1 माइनस PS अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला, ये कितना हो जाएगा हमारे पास ट्वाइस टाइम ऑफ A। और क्योंकि A की वैल्यू यहां पर हमें कितनी दे रखी है 10, तो हमने इसको लिख दिया है 10, चाहे आप यहां पर अभी के लिए इसे A ही लिख दीजिए, तो हम इसे अभी एक्सप्रेशन फॉर्म में जब बता रहे हैं तो ये हो गया 2A। और अगर हम PS1 की अगर बात करते हैं तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ रही है बीटा माइनस, और PS की लेंथ को भी अभी के लिए हम PS ही लिख देते हैं, इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा हमारे पास 20। अगर हम इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को देखते हैं तो इसका यूटिलाइजेशन हम यहाँ पर इसको कर सकते हैं। तो अगर हम इस पर्टिकुलर बीटा माइनस PS इक्वल्स टू 20 का अगर हम होल स्क्वायर कर देते हैं तो हम देखेंगे यहाँ पर ही हम इसको सॉल्व कर देते हैं, स्क्वायर करा दोनों साइड का यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा बीटा का स्क्वायर प्लस PS का स्क्वायर माइनस ट्वाइस टाइम ऑफ बीटा इंटू PS इक्वल्स टू 400। तो यहाँ से हम इस पर्टिकुलर बीटा स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर की वैल्यू को डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर सकते हैं, जिससे कि हमारा एक बहुत अच्छा काम सॉल्व हो जाएगा। तो हमने क्या किया है, इस पर्टिकुलर वैल्यू को निकालकर जब यहाँ पर पुट कर दिया तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, ध्यान से देखेंगे 400 प्लस ट्वाइस टाइम ऑफ बीटा इंटू PS, और ये हमारे पास पहले से ही 4 इंटू √41 का होल स्क्वायर रखा हुआ था। तो अब जब हम इसकी वैल्यू को लिखते हैं तो ये हो जाएगी हमारे पास 656, हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। और यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास है ट्वाइस टाइम ऑफ बीटा डेल कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा बाय 2, और इसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया, तो यहाँ पर ये कितना आ रहा है हमारे पास, ध्यान से देखेंगे ये बचेगा हमारे पास 256 एंड ये ट्वाइस टाइम ऑफ बीटा इंटू PS, और PS की वैल्यू तो हमारे पास आ ही रही है, वो कितनी है डेल अपॉन साइन अल्फा बाय 2 माइनस का ये बचेगा हमारे पास 256। अब ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन के इक्वल आ रहा है, तो हम देख रहे हैं ये थोड़ा सा सिमिलर सी टर्म्स हमारे पास इसके पास आ रही है। तो हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर टर्म को उठाकर पूरा का पूरा कहाँ लेके चले जाते हैं, चाहे तो LHS में लेके चले जाएं, और चाहे हम इस पर्टिकुलर टर्म को उठाकर यहाँ पर RHS में ले जाते हैं, और 256 को हम कहाँ लेके चले जाते हैं LHS के अंदर। इससे हमारा जो एक्सप्रेशन है वो थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमें दिखाई देगा। तो हमने लिख लिया, ये हो जाएगा हमारे पास 256 इक्वल्स टू, और जब इस LHS वाले टर्म को जब हम यहाँ RHS में लेके जाते हैं तो हम देख पाते हैं कि कुछ टर्म्स हमारी कॉमन आ पा रही हैं। वो कौन कौन सी हो जाएंगी, ट्वाइस टाइम ऑफ बीटा इंटू डेल अपॉन साइन अल्फा बाय 2, और जो बच रहा है वो कितना बच रहा है 1 माइनस कॉस अल्फा। जैसे ही हमने यहाँ पर देखा कि ये 1 माइनस कॉस अल्फा आ रहा है और नीचे साइन अल्फा बाय 2 आ रहा है, तो इस रिलेशन को भी हम ट्रिगो के अकॉर्डिंगली समझ पा रहे हैं कि 1 माइनस इस कॉस अल्फा को हम इस तरीके से ओपन कर सकते हैं कि कॉस अल्फा का हम हाफ एंगल फॉर्मूला इस तरीके से ओपन कर सकते हैं कि इस 1 को रिमूव किया जा सके, जो कि कैसे होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस ट्वाइस टाइम ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसी को ही हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये हो जाएगा 2 इंटू बीटा इंटू डेल अपॉन में तो हमारे पास साइन अल्फा बाय 2 आ ही रहा है, और ऊपर आ जाएगा हमारे पास ट्वाइस टाइम ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। ध्यान से देखेंगे हम इस साइन अल्फा बाय 2 से इस स्क्वायर को हम उड़ा सकते हैं, एंड ये 2 इंटू 2 ये 4 हो जाएगा। इस 4 से हम इस 256 को यहाँ पर हटा सकते हैं। तो ये 256 जब इस 4 से 2 इंटू 2 4 से जब डिवाइड होगा तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 64, और 64 को आप कितने के इक्वल बुला रहे हैं, बीटा इंटू डेल इंटू साइन अल्फा बाय 2। जैसे ही आप इस एक्सप्रेशन को देखते हैं आपको समझ में आएगा कि ये एक्सप्रेशन तो हमारे पास डायरेक्टली फर्स्ट मेथड में अपने टेंजेंट के ऊपर फोकस से ड्रॉप किए गए परपेंडिकुलर्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल वाले एक्सप्रेशन के इक्वल आ रहा है। जैसे ही हम इस एक्सप्रेशन को देखते हैं तो हम समझ पाते हैं इसको भी हम बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं कि हमने दोनों साइड ही 9 से डिवाइड कर दिया, और तब इन दोनों का हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम कैलकुलेट कर लिया। यहाँ से भी हमारे पास 64/9 की जब ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे होंगे तो आ जाएगी वैल्यू 7 पॉइंट समथिंग, और ग्रेटेस्ट इंटीजर जो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू देगा वो कितनी देगा 7। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम इसके मेथड नंबर
3 को। अब बात करते हैं हम इसके मेथड नंबर 3 की, जो कि कन्वेंशनल मेथड है, जिसको कि हम ट्राई नहीं करना चाहेंगे क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा लेंदी है और उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा हमें टाइम लग रहा होता है। इसमें करना क्या होता है कि हमने इस पर्टिकुलर पी पॉइंट के पैरामेट्रिक फॉर्म को कंसीडर करना होता है। तो अगर हमने इस पॉइंट पी के पैरामेट्रिक फॉर्म को अगर कंसीडर कर लिया तो वो हमारे पास a sec थीटा एंड b tan थीटा की वजह से, हम जानते हैं हाइपरबोला के जो पैरामेट्रिक फॉर्म होते हैं वो कैसे फॉर्म में आते हैं, ट्रांसवर्स वाले एक्सिस के लिए a sec थीटा एंड b tan थीटा। तो यहां से हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे tan sec थीटा इस पर्टिकुलर पॉइंट p के, और इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ tan थीटा। जैसे ही हमारे पास पॉइंट आ जाएगा तो हम देख पा रहे हैं इस पर्टिकुलर ट्राइंगल के अंदर यहां पर ये हमारे पास ये पॉइंट आ गया है। तो बीटा की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं। ये बीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास अंडर रूट ऑफ दिस पॉइंट से दिस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, वो हो जाएगी 8 tan थीटा y2 माइनस y1 से माइनस 0 होल स्क्वायर, प्लस उसके अलावा ये हो जाएगा tan sec थीटा एंड प्लस 2√41 का होल स्क्वायर। उसके अलावा हम देख रहे हैं इस पॉइंट P से हमने इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, तो ऑब्वियसली हमें सबसे पहले इस पॉइंट P से जाने वाली जो टेंजेंट की लाइन होगी उसका स्लोप चाहिए होगा। ये जो हमारे पास कर्व की इक्वेशन है, आप इसको डिफरेंशिएट करो और उसके अंदर इस पर्टिकुलर पॉइंट P के कोऑर्डिनेट डालकर हम इसका स्लोप निकाल लेते हैं। तो अगर आपने इस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 64 इक्वल टू 1 वाले जो कर्व है, इसको आपने इस तरीके से लिख लिया है, और इसका अब अगर आपने dy बाई डी एक्स निकाला तो ये कितना हो जाएगा 2x अपॉन 100 माइनस 2y अपॉन 64 dy बाई डी एक्स, और ये इक्वल टू 1 करके ही रखा तो ये कितना हो जाएगा इक्वल टू 0, और यहाँ से dy बाई डी एक्स आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से देखेंगे ये जो 2 है और ये जो 2 है ये तो अपने आप ही 0 में चला जाएगा। ये हो जाएगा x बाय 100 होल अपॉन में ये y बाय 64 भी आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आपने ये dy बाई डी एक्स एट पॉइंट P कैलकुलेट करने की कोशिश करी तो P पॉइंट तो आपने अभी एज्यूम करे थे tan sec थीटा एंड 8 tan थीटा, वो हो जाएंगे हमारे पास tan sec थीटा अपॉन में 100 है एंड होल अपॉन में 8 tan थीटा एंड होल अपॉन में कितना आ रहा है 64। तो हम देख रहे हैं 8 से तो ये 8 टाइम जाएगा, 10 से ये 10 टाइम जाएगा, ये 8 ऊपर आ जाएगा। तो हमारे पास ये कितना बन रहा है, इसको हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बोल देंगे। वो कॉस ये सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास। 8 जब ऊपर जाएगा 10 नीचे रहेगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4/5 साइन थीटा। तो ये आ रहा है हमारे पास dy बाई डी एक्स एट पॉइंट P। इसको लेट से अभी के लिए इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। अब हमसे क्या बोल रखा है कि इस पॉइंट S से पास होने वाली जो लाइन है उसका जो स्लोप है वो इस पॉइंट P पर जो टेंजेंट को ड्रॉ किया गया है उसके स्लोप के बराबर है। तो ये स्लोप हमारे पास पॉइंट P से पास होने वाली टेंजेंट का आ गया है। तो अब हम इस पॉइंट S से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन को निकाल सकते हैं। वो हो जाएगी हमारे पास, हम देखते हैं ये हो जाएगी y माइनस y1 कितना है 0। ये जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये क्या कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इक्वेशन पासिंग फ्रॉम s e कॉमा 0। तो ये कितना हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप, इसका स्लोप कितने के इक्वल आ रहा है, पॉइंट P से पास होने वाली टेंजेंट के इक्वल 4/5 साइन थीटा इंटू एक्स माइनस x1। x1 कितना है हमारे पास है 2√41। अब हम इसको इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। अभी के लिए इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। अब हम देख रहे हैं कि ये इक्वेशन हमारे पास इस पर्टिकुलर S पॉइंट से पास होने वाली आ रही है। तो इस इक्वेशन को जब हम लिख देंगे, इसी तरीके से हम इस पर्टिकुलर लाइन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि हमारे पास ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी है, और इन दोनों से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन जब आ जाएगी तो हम इन दोनों ही लाइन को सॉल्व करके इस पॉइंट P1 को कैलकुलेट कर सकते हैं। वो P1 जो पॉइंट आएगा वो थीटा की टर्म्स में आएगा, मतलब पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स के जो पैरामीटर है थीटा उसकी फॉर्म में आ जाएगा।
अभी के इतने कैलकुलेशन के बेसिस पर ही हम समझ पा रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है ये हमारे लिए काफ़ी लेंदी होने वाली है, क्योंकि अभी हमें ये जो डेल की लेंथ है ये भी कैलकुलेट करनी है इन टर्म्स ऑफ थीटा, क्योंकि हमारे पास ये जो पॉइंट P है ये पैरामीट्रिक फॉर्म में आ रहा है और हम यहाँ से इस पॉइंट P से ये जो अभी हमने लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करी है इसके ऊपर अभी हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे तो हमारे पास एक रिलेशन ये भी आ रहा है। और उसके बाद फिर यहाँ पर भी हम चाहे तो इस α/2 से sin α/2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर हम इन sin α/2 डेल और बीटा की वैल्यूज़ को लेकर हम यहाँ पर एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे। लेकिन क्योंकि ये कन्वेंशनल मेथड कुछ ज़्यादा ही लेंदी हो जाता है तो हम इस पर्टिकुलर थर्ड मेथड को अवॉइड करते हैं और कॉन्सेंट्रेट करते हैं अपने थोड़े से कन्वीनियंटली इजी मेथड पर, जो कि मेथड 1 एंड मेथड 2 के अंदर हमने आपको बताया है। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ रही होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ और नए प्रॉब्लम्स के साथ। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।